है, फिर से बोलो, स्लो हो गई आवाज। अच्छा, ये लड़की ही स्लो है। ऐसा लग रहा है सोते सोते बात कर रही होगी। ठीक है, आज अपने को यहाँ से करना है कैश बुक, बैंक बुक, पेटी कैश बुक, बैंक रिकंसिलिएशन, एक्सेट्रा। ठीक है। तो मेन जो अब टॉपिक चल रहा है बच्चों, वो है हमारे पास कैश बुक का और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कैश बुक को हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, जिसमें कैश और बैंक और पासबुक सॉरी डिस्काउंट का कॉलम होता है, लेकिन फिलहाल जो हम करेंगे सिर्फ कैश और पासबुक करेंगे। बच्चों होता बहुत ईजी है अगर कॉन्सेप्ट वाइज हम चले। तो देखो, वंस अगेन बच्चों, आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनवाएगा नहीं एग्जाम में। सिर्फ पूछेगा कि ट्रीटमेंट क्या होती है, बस इतनी सी चीज पूछेगा आपसे। तो बात करता हूं मैं कैश बुक की। सीधा कैश बुक में जो मेरे पास डुअल कॉलम कैश बुक होती है उसी की बात करते हैं। और एक्चुअल में भी बच्चों डुअल कॉलम होती है। और एक्चुअल में ना कैश बुक और बैंक अकाउंट दोनों, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, हर एक बिजनेस, जितने भी बड़े बिजनेस है सब अलग से प्रिपेयर करते हैं, कोई सिंगल नहीं होता। लेकिन जो छोटे छोटे सोल प्रोपराइटर मेरे जैसे लोग जो होते हैं, ये हमेशा एक ही बुक प्रिपेयर करते हैं जिसमें कैश और बैंक के दो कॉलम दे देते हैं। तो हमारा जो भी नोट करने का सिस्टम होता है, जो भी रिकॉर्डिंग का सिस्टम होता है, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है। तो एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं हम। तो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें हम कैश बुक बनाते हैं, दो कॉलम होते हैं। अब बच्चों मैं तो एक या दो ही ट्रांजैक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। और अब से ऐसा ही होगा कि कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा काम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आपका काम है। ठीक है। सो कैश बुक हमने बनाई है। याद रखना बच्चों, कैश बुक है, बुक। अभी एक बात बता रहा हूं, जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ेंगे वहां पे दोबारा मैं आपको ये बात बताऊंगा कि जब मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आपको बताऊंगा ना, तो हमें जो गड़बड़े मिलती है, जो एरर्स मिलती है, एरर हमें मिलती है पर्टिकुलर अकाउंट में या फिर लेजर में। या फिर हमें जो एरर मिलती है वो मिलती है पर्टिकुलर बुक में। क्या आप में से कोई मुझे इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हो कि अकाउंट लेजर की एरर क्या होती है और बुक में अगर एरर है तो क्या होता है? कोई बताए। बोलो बेटा, किसी को पता है? अच्छा, उससे भी पहले क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पहले पढ़ा हुआ है? मेरे ख्याल से तो पढ़ा होगा 11th में। तो फिर अब ये भी बता दो मुझे कि अकाउंट्स और लेजर में अगर गड़बड़ है, कहता है कि अकाउंट पोस्टिंग या लेजर पोस्टिंग में गड़बड़ कर दी या बुक में एंट्री गलत करी, तो इन दोनों का क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, किसी को नहीं पता तो अब ध्यान से सोचना बच्चों। रेक्टिफिकेशन में तो ये मैं आपको करवाऊंगा ही करवाऊंगा। जैसे वहां कहता है कि कैश पेड टू राम, डेबिटेड टू श्याम। राम की जगह श्याम को कर दिया, तो इसका मतलब ना, ये जो गड़बड़ करी है, गड़बड़ सिर्फ एक अकाउंट की है। आपको पता है हर एक एंट्री के दो इफेक्ट्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे मैंने कहा है कि मैंने मशीनरी परचेज करी और उसे परचेज अकाउंट में डाल दिया, तो जर्नल एंट्री होती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ये होती है सही एंट्री। और मैंने मशीन की जगह कहाँ डाल दिया, उसे परचेजेस में। तो आपको कैश को देखना ही नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, उसकी पोस्टिंग सही रही होगी। तो दैट मीन्स गड़बड़ सिर्फ और सिर्फ मशीनरी को डेबिट करना था, उसकी जगह परचेज को डेबिट कर दिया। दिस इज द एरर। तो ये होती है अकाउंट की एरर। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि बुक की एरर है, तो मैंने कहा परचेज को सेल में डाल दिया, तो बच्चों परचेज की जर्नल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है। इसको मैंने गलती से डाल दिया डेटर, अगर बुक में डाला है तो दोनों साइड की गड़बड़ होगी, डेटर टू सेल्स। और रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी? परचेज भी डेबिट हो जाएगा, सेल्स भी डेबिट हो जाएगा, डेटर क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिटर भी क्रेडिट हो जाएगा। ये होता है बच्चों इसमें डिफरेंस। तो ये समझना बच्चों, जब भी आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बुक में गड़बड़ करते हैं, तो बुक का मतलब आपने डुअल ट्रीटमेंट गलत कर दी है। अगर अकाउंट में गड़बड़ करते हैं तो दैट मीन सिर्फ एक जगह गलत पोस्टिंग हो रखी है। खैर, अब उसको छोड़ते हैं बच्चों। बैलेंस बीडी, यहाँ अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक बैंक कॉलम होता है, एक कैश कॉलम होता है, बैंक एंड कैश। अब आपको पता है बेटा, किसी भी रीजन से अगर
आपका पैसा इंक्रीज होता है तो इंक्रीजिंग के लिए ये वाली साइड आती है, वेयर एज पैसा डिक्रीज होता है तो उसके लिए ये वाली साइड आती है। ये बात आपको अच्छे से पता होगी। तो हम दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ ना बच्चों, एक बड़ा सा वो ले लेता हूँ, फॉर्मेट बनाता हूँ, या आप ऐसे ही करना, बड़ा सा फॉर्मेट बनाना। आपको ऐसा लगे कि ये पर्टिकुलर एंट्री ये हमें समझ नहीं आ रही, तो उसकी ट्रीटमेंट जरूर लिख देना वहां पे। पहले ये लिखना कि एंट्री क्या है, फिर उसकी ट्रीटमेंट, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकली करना पॉसिबल नहीं होता है। पहले तो फिलहाल बच्चों हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं इसको। अब बच्चों ये जैसे कह रहा है कैश बुक के टाइप पे, रेगुलर कैश बुक, पेटी कैश बुक। तो पेटी कैश बुक क्या होती है बच्चों? छोटे मोटे खर्चों के लिए। जैसे मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे एक केयर टेकर है अंकल, उनको मैं पैसे दे देता हूँ 1,000 रुपए, वो अपने आप छोटा मोटा खर्चा देखते रहते हैं। और उसके बाद रेगुलर कैश बुक जो होती है वो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम एंड मल्टी कॉलम कैश बुक होती है। ये बच्चों सही मैं बता रहा हूँ, आपका इंस्टीट्यूट ना कुछ भी करवा रहा है, कुछ भी मल्टी कॉलम कैश बुक, ये मैंने आज तक 10 10 तो नहीं, खैर 8 साल की प्रैक्टिस हो गई है, मैंने कहीं पे ऐसी कोई चीज ना देखी है, ना सुनी है, ना पढ़ी है। बट इन्होंने बना दी है, क्या कर सकते हैं। अब ये बच्चों देखो, 2 कॉलम हो गया, 3 कॉलम में हमारे पास डिस्काउंट भी आ जाता है, डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। मल्टीपल कॉलम में डिस्काउंट, इंटरेस्ट। अच्छा, मल्टीपल कैश बुक मतलब जहां पे आपको एक एक आइटम सेपरेटली लिखा होगा, तो ये तो पागलपन है। ये हम हॉरिजॉन्टल अपना फॉर्मेट बना रहे हैं, वर्टिकल की जगह। उसके बाद पेटी कैश बुक, यहां से क्वेश्चन शुरू हो गए बच्चों। आपसे कहते हैं इलस्ट्रेशन कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अभिषेक। तो जल्दी से बना दे बच्चों इसकी। एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूं बच्चों मैं आपको बस, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये कहता है ओपनिंग कैश इतना है, ओपनिंग बैंक इतना है। तो कैश और बैंक पहले मैं दो कॉलम बना लेता हूं। फर्स्ट इज कैश, सेकंड इज बैंक। कैश, बैंक। इसमें जो हमारे पास फॉर्मेट होता है वो होता है डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहली जो डेट है मेरे पास वो है 1 जनवरी। ईयर नहीं दे रखा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ 1 जनवरी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया बच्चों 3800, 27,500। डन। आगे चलते हैं। आगे कहता है वेजेस पेड इन कैश। आपने वेजेस पे करी है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे बाय वेजेस। और बाय वेजेस करके जो अमाउंट है वो कहाँ चला जाएगा बच्चों? कैश में, क्योंकि कैश से पे करी है। आगे कहता है रिसीव्ड अ चेक ऑफ इतना फ्रॉम केबी के एंटरप्राइजेस अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 200। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर मैं आपसे इसकी जर्नल एंट्री करवाऊं कि मेरे को केबी की मेरी एक पार्टी है जिसने 19,800 का, 19,800 का चेक दिया और मैंने उसे 200 का डिस्काउंट दिया है, तो मेरी जर्नल एंट्री हो जाती है। उसको बच्चों जब तक चेक होता है तो हम बोलते हैं चेक इन हैंड। मैं सीधा उसे बैंक अकाउंट नहीं बोलता हूँ, क्योंकि हो सकता है आगे वो डिसऑनर हो जाए। तो आपको एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना है, क्या डिसऑनर तो नहीं हो रहा। अगर डिसऑनर हो रहा है तो उसे चेक इन हैंड बोलेंगे, नहीं हो रहा तो सीधा बैंक अकाउंट आप ले सकते हो। दिस डिस्काउंट अलाउड टू केबी के। तो बच्चों जो केबी के है ना, फॉर श्योर उसको मेरे 20,000 रुपए देने होंगे, जिसमें से 19,800 उसने पे कर दिए एंड 200 रुपीज का मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया। खैर, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री की बात करूं तो आपको याद रखना है यहाँ पे, इसको मैं, ये बैंक ही है एक तरीके से, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैंक, सॉरी, टू केबी के। केबी के से कितने पैसे आ रहे हैं बैंक में? 19,800। ठीक है। आगे कहता है पेड कंसल्टेंसी चार्जेस बाय चेक। तो यहाँ पे बाय कंसल्टेंसी एंड अमाउंट चला जाएगा बैंक के कॉलम में, बैंक उतने से कम हो जाएगा। कहता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक 2,500। कैश विड्रॉन इज कॉन्ट्रा एंट्री बच्चों। कैश विड्रॉ करते हैं तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो बैंक से 2,500 का कैश इंक्रीज हुआ, और बाय कैश, कैश की वजह से, बाय कैश, कैश की वजह से हमारा बैंक 2,500 से कम हो गया। और यहाँ हम कॉन्ट्रा लिख देते हैं। एंड वंस अगेन बच्चों आपको याद रखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है,
तो एक बड़ा क्वेश्चन तो आपसे कभी सॉल्व करवा ही नहीं सकता। आप क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना, पूरा फॉर्मेट बना के, उससे आपकी आदत अच्छी होगी। लेकिन इंडिविजुअली हर एक टाइप की ट्रांजैक्शन का आपको आंसर आ सकता है, क्योंकि वो सिंगल ट्रांजैक्शन बेस्ड ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और एग्जाम में कैश बुक, पासबुक, पेटी कैश बुक, इनसे बहुत रेयर चांसेस है कि एग्जाम में कुछ आता है। नेक्स्ट कहता है बच्चों, रिसीव्ड अ चेक ऑफ ₹500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ मिस्टर एक्स एट अ डिस्काउंट ऑफ दिस डिपॉजिटेड सेम इनटू बैंक। अब ये कहता है कि रिसीव अ चेक ऑफ इतना 4500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ मिस्टर एक्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब कह रहा है उसको 10% डिस्काउंट दिया, उसके बाद मुझे इतना चेक मिला है। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना बच्चों, या तो वो बता देगा मेरा जो डेटर या क्रेडिटर है उसकी क्या वैल्यू है। अगर डेटर क्रेडिटर की उसने वैल्यू बता दी, तो हम इसमें प्लस माइनस कर देते हैं। वैसे तो माइनस ही करते हैं, डिस्काउंट चाहे अलाउड हो चाहे डिस्काउंट रिसीव्ड हो, वो इसमें माइनस करते हैं, और ये आती है नेट पेमेंट, जिसका हमें चेक या पेमेंट मिलेगी। ठीक है। क्वेश्चन ने जब आपको कहा है कि मुझे चेक ही मिला है 4500 रुपीज का, तो आपको बस ये समझना है कि आपके बैंक में 4500 चले जाएंगे। तो 4500 डाल दी मैंने आपके बैंक में 12 तारीख को, टू, पार्टी का नाम क्या है, एक्स, टू मिस्टर एक्स, और अकाउंट में आ गए हमारे 4500। अगली एंट्री में कह रहा है कि बेटा जो इसका चेक था वो डिसऑनर्ड हो गया, तो डिसऑनर्ड हो गया तो क्या करेंगे, यहाँ दोबारा से हम लिख देंगे बाय मिस्टर एक्स, और बैंक में डाल देंगे 4500। अब ये हुआ क्या बच्चों, जब पैसे मिले तो आपने जर्नल एंट्री करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, और आपको लगा मिस्टर एक्स जो मेरे डेटर थे उन्होंने पेमेंट दे दी, आपने क्रेडिट करके उनका अकाउंट अपने साथ सेटल कर दिया। लेकिन जब पता चला वो चेक तो बाउंस हो चुका है, वो चेक तो डिसऑनर हो चुका है, तो आपने मिस्टर एक्स को दोबारा से बना दिया अपना डेटर, एंड जो पैसे थे वो बैंक को पे कर दिए, क्योंकि बैंक के लिए तो डिसऑनर हो जाएगा तो बैंक को हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो वही अमाउंट से आपने बैंक को दोबारा क्रेडिट कर दिया, तो रिवर्स एंट्री हो जाती है जस्ट। ठीक है। ओके बेटा, तो यहां से आपका क्वेश्चन शुरू होता है। आपके क्वेश्चंस शुरू होते हैं, ये आपको बनाना है सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ये जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, इसको बिल्कुल भी क्वेश्चन नंबर 24 को करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस पे क्रॉस लगा देना, इवन इस पे भी क्रॉस लगा देना। ये तो खैर हमने अभी किया है, डिस्काउंट कॉलम भी इसने मांगा था इस क्वेश्चन में, तो बस यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एक क्वेश्चन इनफ है, एग्जाम में नहीं आता है ये। और फिर आते हैं बच्चों बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, ये 3 क्वेश्चंस इससे हमारे एग्जाम में आएंगे, 3 क्वेश्चन। ठीक है। आपको मैं एक सिंपल सा फॉर्मेट बता देता हूं, आप बस उस फॉर्मेट के हिसाब से चलना। प्लस होगा माइनस होगा, सिर्फ हम अपने हाथों से ही कैलकुलेट कर लेंगे कि प्लस होगा या माइनस होगा। किसी भी एंट्री को समझने की कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको ये समझना है कि भाई मैं पासबुक से कर रहा हूं या कैश बुक से कर रहा हूं या कर रही हूं, और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देनी है। तो पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है, हम उसकी बात करते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं बच्चों हम बीआरएस। अब बीआरएस कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों, रिकंसिलिएशन हमेशा उन दो चीजों की जाती है जिनके बीच में कुछ डिफरेंसेस आते हैं। तो एक चीज है बच्चों जिसको मैं बोलता हूँ कैश बुक, एक चीज है जिसको मैं बोलता हूँ पासबुक। और कैश बुक में भी मैं पूरी कैश बुक की बात नहीं कर रहा, मैं कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ उसके बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो कैश बुक में एंट्री कौन करता है, मैं खुद एंट्री करूंगा। लेकिन पासबुक में कौन एंट्री करता है, पासबुक बैंक के पास होती है, जब आप बैंक में जाते हो उसको प्रिंट करवाते हो तो वहां पे पासबुक अपने आप अपडेट हो जाती है। तो बच्चों कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हम कुछ इफेक्ट्स यहाँ ज्यादा ले लेते हैं या कम ले लेते हैं, वही इफेक्ट बैंक में नहीं हुआ, या उल्टा हो जाता है कि बैंक में इफेक्ट हो चुका है और हमें कोई खबर नहीं है। क्योंकि दोनों को बनाने वाले या फिर प्रिपेयर करने वाले जो लोग हैं वो दोनों पार्टीज अलग अलग है। तो हर बार एकदम एंट्री होते ही सामने वाली पार्टी को उसका अंदाजा नहीं होता है। तो जब भी आप इसका क्वेश्चन करेंगे, आपको चाहे कैश बुक से शुरू कराए या पासबुक से शुरू कराए या ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक हो बैलेंस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल इतना याद रखना, जैसे मैं शुरू करवा रहा हूं बच्चों आपको, दोनों ही तरीके से करवाऊंगा। फर्स्ट है बैलेंस एज पर पासबुक,
बैलेंस एज पर पासबुक। आपको इतना याद रखना है बच्चों, बैलेंस होगा तो आप पॉजिटिव कर देना, अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो आप नेगेटिव कर देना पहली फिगर को। बस इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन वैसे ही होता जाएगा। फिर बैलेंस एज पर पासबुक आपने लिया, फिर आपने इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ माइनस करना है, ठीक है। तो बैलेंस एज पर पासबुक में पहली जो चीज आती है वो होती है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। आपने चेक तो डिपॉजिट कर दिए बैंक में, लेकिन वो बैंक में पैसा ही नहीं आया। अब याद रखना, हमारे हाथ में होती है कैश बुक और आप क्वेश्चन कर रहे हो एज पर पासबुक से। ध्यान से देखो बच्चों, ये हाथ जिस पे मेरे हाथ में पेन है, दिस इज पासबुक, ये हाथ कैश बुक है। तो कैश बुक में मैं एंट्री करता हूं, पासबुक में बैंक एंट्री करता है। ओके, तो हुआ ये, मैंने कहा कि भाई मैंने पैसा डिपॉजिट कराया, मैंने कैश बुक बढ़ा ली होगी, कैश बुक तो बढ़ा दी, लेकिन सवाल ये है कि क्या मेरे बैंक में इसकी एंट्री हुई है? बैंक में तो अभी पैसा गया ही नहीं है। तो फिर ठीक करने के लिए आपको पासबुक को इंक्रीज करना होगा। अब आप कहोगे सर हम कैसे पासबुक इंक्रीज कर दे, पासबुक पे तो काम करना बैंक का काम है। तो बेटा याद रखो, आप पासबुक नहीं बना रहे हो, आप अपने लिए बीआरएस बना रहे हो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें आप डिफरेंसेस को नलीफाई करोगे। तो क्या मैंने बोला बच्चों? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एनकैश्ड। तो आपने फिर से देखो, कैश बुक थी बच्चों, कैश बुक बढ़ गई, आपने पैसा डिपॉजिट कराया, लेकिन क्या पासबुक में चेंज आया? आंसर इज नो। तो आप ना जहां से क्वेश्चन शुरू कर रहे हो, आप पासबुक से क्वेश्चन शुरू कर रहे हो, तो आप पासबुक को ही अप एंड डाउन कर सकते हो, कैश बुक को नहीं करोगे। तो पहले आपने देखा कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसका इफेक्ट कैश बुक बढ़ गई, और उसके बाद ठीक करने के लिए आपको इस पासबुक को इसके बराबर लाना पड़ेगा। तो मैं इसे ऐड कर दूंगा, जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा हमारे पास। चेक आपने इशू करे, चेक इशूड बट नॉट पेड। अब सोचो बच्चों, कैश बुक तो मेरे पास है, तो कैश बुक के बैंक कॉलम में मैंने किसी को चेक दिया तो पेमेंट कर दी, मैंने कम कर दिया। अब मेरा अकाउंट तो कम हो गया, बट क्या पासबुक में क्या डिफरेंस आएगा बच्चों? आप पासबुक को ही चेंज कर सकते हो, तो ठीक करने के लिए पासबुक को भी डिक्रीज कर दोगे, कम कर दोगे। ओके, उसके बाद जो भी इफेक्ट बच्चों बैंक में होते हैं, सिर्फ बैंक में होते हैं, उसका रिवर्स इफेक्ट हमें लेना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी ने डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक कर दिया, तो बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक बढ़ गया मेरा, लेकिन ठीक करने के लिए क्या कैश बुक बढ़ी है? नहीं। तो ठीक करने के लिए बैंक को वापस करना पड़ेगा। सो डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक। और बच्चों डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक नहीं, बैंक में चाहे इंटरेस्ट खुद आ जाए, अगर बैंक के चार्जेस हैं वो खुद आ जाए, बैंक से कोई भी पेमेंट है जो हमें बिना बताए हुई है, ठीक है, पेमेंट डायरेक्टली बाय बैंक। तो ये सारी की सारी चीजें करते हैं बच्चों, लास्ट में फिर हमारे पास बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाता है। इसके आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं बीआरएस के। अब इसी का जस्ट ऑपोजिट में चलता हूं बच्चों। अगर मैं बना लूं बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, प्लस माइनस जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा बच्चों। जो नॉर्मली आपको भी पता है कि ये सारे आइटम एक बराबर हैं और ये सारे आइटम एक बराबर है, तो जो बैलेंस एज पर कैश बुक है उसमें माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। जैसे चेक इशूड बट नॉट पेड, चेक इशूड बट नॉट पेड। दूसरा चार्जेस या फिर इंटरेस्ट चार्ज्ड, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक। माइनस में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड या बट नॉट एनकैश्ड। अब ध्यान से समझना बच्चों, इसी एंट्री से मैं आपको समझाता हूं। अब फिर से आपने पैसा जमा करवाया या चेक जमा करवाया, तो आपने कैश बुक को बढ़ा लिया, बट क्या पासबुक में कोई डिफरेंस आया? पासबुक तो मेरी उतनी है, तो ठीक करने के लिए आपको कैश को वापस कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डायरेक्टली डिपॉजिटेड, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक एंड इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन बैंक।
अगर बैंक में इंटरेस्ट क्रेडिट है, ओ सॉरी, ये इंटरेस्ट चार्ज्ड वाला इंटरेस्ट है। यस, डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक वो यहां आ जाएगा। अच्छा, यहाँ इसको मैं हटा देता हूँ बच्चों, ये आपको कंफ्यूज करेगा, मैं एग्जांपल से ही आपको समझाता हूँ, इसका मीनिंग नहीं बन पा रहा। ओके बच्चों, तो पहली चीज है कि मेरे बैंक ने मेरे कहने पे किसी को डायरेक्टली पेमेंट कर दी, लेकिन मैं भूल गया मैंने बैंक को क्या रखा था। तो बैंक ने पेमेंट करी होगी तो कैश बुक तो नीचे चली जाएगी। अगर कैश बुक नीचे कर ली है तो क्या इसको क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए? सॉरी, पासबुक, बैंक अकाउंट नीचे हो जाएगा, इसको ठीक करने के लिए आपको कैश बुक को भी कम करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, पेमेंट मेड बाय द बैंक, और यहां डायरेक्ट अमाउंट, पेमेंट की जगह मैं लिख देता हूं बच्चों अमाउंट रिसीव्ड बाय बैंक। अगर मेरे बैंक ने कोई अमाउंट रिसीव करा है तो मेरी जो पासबुक है, पासबुक तो बढ़ गई होगी, ठीक करने के लिए मैं कैश बुक भी बढ़ा दूंगा। ठीक है, बस इतना सा है बच्चों, कॉन्सेप्ट वाइज बस अपने हाथों के साथ खेलते रहो। जनरल रूल बस ये है कि जो मेरे हाथ में होता है, जिसको मैं एंट्री करता हूं, उसमें कैश बुक में पहले इफेक्ट आता है। जो बैंक के कंट्रोल में है उसमें बैंक पहले इफेक्ट करता है। फिर दूसरा आपको ये देखना है कि ट्रू इफेक्ट, सही इफेक्ट लेने के बाद आपने जहां से क्वेश्चन शुरू किया है, वेदर इट इज पासबुक और कैश बुक, आप सिर्फ उसी को अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, 3-4 क्वेश्चन करते हैं। और ये बच्चों आगे जितनी भी कहानी पढ़ी है बस एक बार रीड कर लेना। और कोई जनरल रूल नहीं है कि ये जैसे इसने एडलेस का रूल बना रखा है, इसको कभी भी मत घुसना बच्चों इस चीज में। हर एक क्वेश्चन को आप इंडिविजुअली देखो तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ये कहता है बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, तो आपको इसने क्वेश्चन जो शुरू किया है वो पासबुक से शुरू किया है। तो मैं पासबुक बनाता हूँ, सॉरी बीआरएस बनाते हैं हम, बीआरएस। तो फर्स्ट चीज आया मेरे पास ओडीएस पर पासबुक। और बच्चों ओडीए तो नेगेटिव साइन पहले आएगा मेरे, मतलब नेगेटिव साइन में आएगा 88,000। अभी भी सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेम है, बस मैंने यहाँ पे पहले माइनस लिख लिया क्योंकि माइनस का ये भी है, बाकी आइटम भी माइनस है। आप चाहे प्लस का लिख लो, बस प्लस माइनस करते समय ध्यान रखना। ये मैंने माइनस के आइटम पहले लिख लिए और प्लस के आइटम में बाद में लिखूंगा। अब कहता है बच्चों चेक डिपॉजिटेड इन बैंक इतना बट ओनली 20,000 क्लियर्ड। इसका मतलब बच्चों आपने तो चेक डिपॉजिट करा दिए लेकिन सिर्फ 20 के ही क्लियर हुए, 38,000 के अभी भी चेक क्लियर नहीं हुए। अब आप देखो बच्चों, अगर आप चेक को डिपॉजिट कराओगे तो आप इसमें क्या करते हैं, मैंने चेक डिपॉजिट करा है, मैंने कैश बुक बढ़ा दी, पर क्या पासबुक बढ़ी? आंसर इज नो। और आप इफेक्ट कहां ले सकते हैं? पासबुक में, क्योंकि क्वेश्चन पासबुक से शुरू हुआ है। तो आप इसको इंक्रीज कर देंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, प्लस में चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। और ये आ गया बच्चों हमारे पास 38,000। ठीक है, 58 के चेक थे जिसमें से 20 के क्लियर हो चुके हैं, तो ये आ गया आपके पास 38,000 पॉजिटिव। अगला कहता है चेक इशूड 25,000, 38,000, 20,000 ड्यूरिंग द मंथ, चेक ऑफ 58,000 स्टिल विद सप्लायर। मतलब अभी तक वो सप्लायर के पास है, उसने बैंक में डाले ही नहीं है, तो बैंक में नहीं डाले तो बैंक का पैसा कम ही नहीं हुआ होगा। अब आप ध्यान से समझो बच्चों, चेक इशूड बट नॉट पेड, आपने चेक इशू तो कर दिए लेकिन उनकी पेमेंट नहीं हुई है। तो देखो बच्चों, वंस अगेन आपके हाथ में कैश बुक है। अगर कैश बुक की बात करूं, अगर आपने चेक इशू किया तो आपने सोचा होगा पेमेंट तो हो गई, आपने इसको कम कर दिया, लेकिन क्या बैंक में कुछ कम हुआ? आंसर इज नो। तो डिफरेंस तो आ गया, ये ऊपर नीचे। ठीक करने के लिए आप पासबुक को ही चेंज कर सकते हो, तो आपको इसको भी नीचे करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस में हमने डाल ही दिया है, अमाउंट है 58,000। ठीक है, नेक्स्ट कहता है बच्चों डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 12,500 वाज रॉन्गली एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब बच्चों ये कह रहा है कि 12,500 का डिविडेंड आया। देखो 12,500 का बैंक में डिविडेंड आया तो मैंने पासबुक को बढ़ा दिया। उसके बाद कह रहा है कि वही जो सेम चीज है बच्चों,
वो मैंने अपनी कैश बुक में भी करी, इसको भी बढ़ा दिया, लेकिन दिक्कत ये हुई कि इसको मैंने 15,200 से बढ़ा दिया। अब याद रखना, आपने इसको 15,200 से बढ़ाया, आप एज पर पासबुक कर रहे हो तो आप पासबुक को भी और ऊपर कर दोगे। तो पहले अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो इसका डिफरेंस आ गया बच्चों 2,700 रुपीज का। ठीक है, 2,700 रुपीज का इसमें चेंज आ रहा है। तो 2,700 से आपने अपनी जो बैंक कॉलम होता है कैश बुक का, वो आपने ज्यादा बढ़ा दिया है, तो आपको पासबुक को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो याद रखना, पासबुक को हम टेक्निकली नहीं बढ़ा रहे, हम सिर्फ उसका डिफरेंस लेने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बैंक इंटरेस्ट एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड इन कैश बुक। और सिंपल सी बात है, कैश बुक में जो भी होगा क्वेश्चन आपका एज पर पासबुक है, तो कैश बुक की ट्रीटमेंट आपको डायरेक्टली लेनी पड़ेगी। तो 2,700 से मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट कहता है बच्चों, अमाउंट ट्रांसफर टू एफडी इनटू करंट अकाउंट 20,000 अपीयर्ड ओनली इन पासबुक। कहता है बच्चों, कोई एफडी थी, उसका पैसा मैंने डाल दिया। अब उसका पैसा डाल दिया तो मेरा बैंक तो बढ़ गया, लेकिन कैश बुक को कोई खबर ही नहीं है। तो कैश बुक को खबर नहीं है, तो ठीक करने के लिए क्या करूंगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव, बताओ। माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, आपने पासबुक तो बढ़ गई है आपकी, लेकिन आपको कैश बुक के इक्वल लाना है, उसमें कुछ हुआ नहीं, तो वापस इसे नीचे लाना पड़ेगा। तो नेगेटिव में आ जाएगा। अमाउंट क्रेडिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन सीबी कैश बुक। कितना है अमाउंट? 20,000। ये भी हो गया नेगेटिव। नेक्स्ट कहता है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ये तो आपको पता है ना, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो है वो हम पे करना पड़ता है। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, जिसकी वजह से आपका पासबुक तो कम हो गई। तो ठीक करने के लिए पासबुक को वापस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप कैश बुक को चेंज नहीं कर सकते। तो बैंक इंटरेस्ट जो है वो हो जाएगा हमारा ऐड। बैंक इंटरेस्ट की जगह मैं लिखता हूँ इसको इंटरेस्ट ऑन ओडी, और इंटरेस्ट का अमाउंट है 9,300। नेक्स्ट कहता है, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय मिस्टर नवीन ट्रेडर्स 4,000 नॉट एंटर्ड इन बैंक। ये भी वही है बच्चों, सीधा किसी व्यक्ति ने बैंक में जमा करा दिया, तो पासबुक तो बढ़ गई होगी, लेकिन कैश बुक तो बढ़ी नहीं। ठीक करने के लिए पासबुक को वापस नीचे करेंगे तो नेगेटिव इफेक्ट। तो डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, डायरेक्टली डिपॉजिटेड। ठीक है, ये भी नेगेटिव आइटम है। डायरेक्टली किसी ने डिपॉजिट किए 4,000 रुपए। नेक्स्ट कहता है लास्ट, कॉर्पोरेशन टैक्स ऑफ 12,000 पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग चार्जेस अपीयर्स इन पासबुक ओनली। तो कुछ खर्चा ऐसा था बच्चों जो सिर्फ और सिर्फ पासबुक में ही है। मैंने कहा था कि पेमेंट कर देना, उन्होंने पेमेंट कर दी। पेमेंट करके हमारा पासबुक तो कम हो गई, लेकिन ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पासबुक को दोबारा से ऊपर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऐड में आ जाएगा डायरेक्टली पेड, डायरेक्टली पेड बाय बैंक। अब सवाल ये है कि अमाउंट कितना है, 12,000। तो ये हो गए बच्चों हमारे पास नेगेटिव वाले आइटम, ये हो गए हमारे पास पॉजिटिव वाले। इनको आपस में आप सेटल करो, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारे पास। अगर नेगेटिव, हाँ नेगेटिव ही बन रहा है, तो आंसर बनेगा ओडी एज पर कैश। फाइन। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। हम्म। तो मे बी ना वो शायद प्लस माइनस में मैंने कंफ्यूजन कर दी होगी। फिर से देख लेते हैं हम। नवीन ने कितने का चेक दिया था? 4,000 ना? ओके, तो देख लेते हैं। नवीन ने चेक डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया, तो हमारा जो पासबुक है वो बढ़ गया। ठीक है, पासबुक बढ़ गया। अब ठीक करने के लिए हमें कम करना पड़ेगा। ठीक तो ये यही था ना? मिस्टर नवीन। ठीक है, हाँ।
रुको, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इतना, नॉट एंटर्ड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। हाँ ठीक तो है बेटा, किसी ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया। आप अपने कॉन्सेप्ट से चलो, उसके सॉल्यूशन को मत देखो, कॉन्सेप्ट देखो। आपने अगर डिपॉजिट करवा दिया किसी ने भी बैंक में, तो बैंक में पैसा बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो ठीक करने के लिए इसको कम ही तो करना पड़ेगा। मैंने बढ़ा रखा है क्या? हाँ, माइनस ही तो है। अच्छा, अब आप इसको देखोगे ना बच्चों, इसमें मत देखो ऐड माइनस, ये एक्चुअली नेगेटिव अमाउंट है। और ये देखो, ये तीनों अमाउंट हमारे नेगेटिव में ही है। ये नेगेटिव में प्लस कर रहा है, नेगेटिव में प्लस करना मतलब नेगेटिव नेगेटिव को प्लस कर रहा है। ये आइटम है माइनस वाले ही, 58, 20 एंड 4, ध्यान से देखो उसको। इसीलिए मैंने कहा था कि वो देख के आपको कंफ्यूजन होगी, वो आप बड़े टेबल की तरह से पढ़ते हैं ना, पासबुक में ओवरड्राफ्ट होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ मत करो। सिंपली बस हाथों को ऊपर नीचे करो। पहला अमाउंट या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, एंड प्लस माइनस करके ट्रीटमेंट हमेशा एक जैसी होगी। तो क्लियर है बात ये आपको? ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं और दोबारा से अपने थोड़े से कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करने की हम कोशिश करते हैं। बाकी कन्याओं को क्लियर है? जल्दी जल्दी हाँ बोलो, कन्याओं। चलो ठीक है, कोई नहीं बोल रहा, मैं भी नहीं खेल रहा। ओके, ये कहता है बच्चों, ऑन 31st इतना इतना, बैंक बैलेंस शोन अ कैश बैलेंस ऑफ इतना, सॉरी कैश बुक में इतना है, ऑन रिसिप्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट। तो अपने को इस बार जो क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है बैलेंस एज पर कैश बुक। सो बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब इतना है कि ये पॉजिटिव बैलेंस है, और पॉजिटिव बैलेंस है तो पहले मैं इधर पॉजिटिव साइन रखूंगा और फिर नीचे में नेगेटिव साइन रखूंगा। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है हमारे पास? 75,000। ये लो बच्चों, मैंने डाल दिया 75,000। बस मेरे हाथों की मूवमेंट को आपको देखना है, और अगर आपको पहले ही आता है तो और अच्छी बात है। कहता है बच्चों, तीन चेक थे, 3,000, 4,000 और 1,500 का, ड्रॉन इन द फेवर ऑफ सप्लायर, इतनी इतनी तारीख को हमने किया, हैड बीन डेबिटेड इन बैंक स्टेटमेंट ऑन 2 जनवरी। कह रहा है बच्चों, ये तीनों जो चेक थे, ये 2 जनवरी को गया, वेयर एज मैं बना कब रहा हूं बीआरएस 31 दिसंबर को। तो दैट मीन्स 31 दिसंबर तक तो वो डेबिट नहीं हुए थे ना। तो आपने, और डेबिट कहाँ? बैंक में। बैंक में डेबिट होने का मतलब होता है पैसों का कटना। अब सिंपली आप देखो बच्चों, आपने किसी के फेवर में चेक डाले, तो आपने चेक डाले तो आप तो कैश बुक पे ट्रीट करते हो, तो पहला इफेक्ट क्या होगा? डायरेक्ट इफेक्ट, आपकी कैश बुक कम हो गई होगी। पर सवाल ये, क्या उस दिन तक पासबुक भी कम हुई थी? आंसर इज नो। तो ठीक करने के लिए इसको वापस हम इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाता है मेरे पास इंक्रीज करने के लिए, चेक इशूड बट नॉट पेड, बट नॉट पेड। और तीनों चेकों को आप ऐड कर लो, क्योंकि तीनों ही हमारे दिसंबर में नहीं हुए। तो 4,000, 7,000, 8,500, 8,500 के चेक आ गए। नेक्स्ट कहता है बच्चों, बैंक हैड क्रेडिटेड 8,000 इतनी तारीख को, द कलेक्शन मेड डायरेक्टली बाय बैंक। अब सिंपल है बच्चों, बैंक के पास कहीं से डायरेक्टली पैसा आ गया तो बैंक ने पैसा बढ़ा दिया, पर क्या कैश बुक में पता चला? नहीं। तो ठीक करने के लिए कैश बुक को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आप कैश बुक को ही चेंज कर सकते हो। सो डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर या वॉट एवर, तो मैंने यहां लिख दिया डायरेक्टली डिपॉजिटेड। सवाल ये है, अमाउंट लिखना है तो 8,000 का ही अमाउंट। आगे बढ़ते हैं। अरे बस इतना सा क्वेश्चन था। कहता है बेटा, टू चेक्स ऑफ 5,000, 6,000 डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन 30 दिसंबर, बट क्रेडिटेड ऑन 4 जनवरी। मतलब ये दोनों मिला के 11,000 के जो चेक है वो जनवरी में आए, तो 31 दिसंबर तक तो नहीं आए। तो सिंपल है, अगर आप चेक डिपॉजिट करोगे तो आप कैश बुक तो बढ़ा दोगे, पर क्या पासबुक बढ़ी? आंसर इज नो। और चेंज किसको कर सकते हो? कैश बुक को। तो वापस इसे कम करना पड़ेगा। तो कम कर देते हैं हम, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, बट नॉट क्रेडिटेड, 11,000 के चेक। नेक्स्ट कहता है बच्चों, बैंक डेबिटेड 30 एट एज इंसिडेंटल चार्जेस, नो। अब कहता है बैंक ने कुछ पैसे आपके कम कर दिए, तो बैंक तो कम हो गया, ठीक है, लेकिन क्या आपने कम किया? आंसर इज नो। तो अब आपके पास टाइम है, कैश बुक को चेंज करना है तो कम कर लो। सो यहाँ पे हम लिख देंगे बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ही करना, चार्जेस।
बैंक चार्जेस डायरेक्टली चार्ज, और 30 रुपीज का ये है। लो बच्चों, अब अपना आंसर निकाल लो, आपके पास बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा। कर लो बच्चों, माइनस करके जो भी आंसर आएगा, कैलकुलेटर हो गई आपके पास, आप कर लेना। क्या ये जो पैटर्न मैं करवा रहा हूँ ये आपको क्लियर हो रहा है कि हम इसमें क्या कर रहे हैं? जिसको डाउट है वो पूछे कि सर अभी भी डाउट है, फिर मैं उसको एक क्वेश्चन कराऊंगा। या जितना कि वो तो कह रहे हैं ना, स्पेशली बच्चों हैंड का मूवमेंट याद रखना। हाँ, अब तो मैं यही कराऊंगा आपको, ये ज्यादा बेटर है। ऐसे ना, ऐसे में समझ नहीं आ रहा, और ऐसे आपको भी लगेगा कि आप सर फ्री में सुबह सुबह डांस देखने को मिल रहा है। ठीक है, यू विल आल्सो एंजॉय। तो किसी को है अभी, जिसको अभी भी लग रहा है कि सर मजा नहीं आया, डाउट है, या अभी भी है, या फिर सबको क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट? क्योंकि क्वेश्चन तो मैं और करवाऊंगा नो डाउट, लेकिन स्टिल मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या किसी को अभी भी कंफ्यूजन है? वेरी गुड। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारे ही चैंपियन है बच्चे यहाँ पे ना। चलिए ठीक है, एक और कर लेते हैं इलुस्ट्रेशन। फिर इसके बाद बच्चों आपको ना इंडिविजुअल वो करना पड़ेगा, इंडिविजुअल जब एक एक क्वेश्चन में हर एक आइटम की एंट्री को देखना। इवन एक आध आइटम ऐसे आप भी मिलेगा, एक क्या मेरे ख्याल से 3 से 4 एंट्री ऐसे मिलेगी जो आपको कंफ्यूज करेगी फॉर श्योर। और हर चीज ऐसी थोड़ी है जो एक ही बारी में समझ आ जाए। तो जो चीजें कंफ्यूज करेगी उसको जरूर आपको लिखना है, उसको जरूर अलग से उसके लिए हाईलाइट बना के नोट करना है कि भैया ये चीज हमें दिक्कत दे रही थी। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस मैं ये देख रहा हूँ कि क्वेश्चन का साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन में मजा नहीं आता। ये बच्चों ये कुछ नहीं है, बस उसने आपको पॉइंट की जगह आपको पैराग्राफ में डिटेल्स दे रखी है, आप खुद कर लेंगे। फर्जी क्वेश्चन है, ये भी छोटा सा ही है, मेरे को तो वही बड़ा लग रहा है। ये 8 एंट्रीज है इसमें, इसको करते हैं बच्चों। कहता है बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अब याद रखना, जब मैं ये करूंगा, ओके पोजीशन यस, तो बच्चों ये है मेरा बैंक और ये है मेरी कैश बुक। ओके, तो सबसे पहले ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कहाँ जाएगी? ये फिगर कैसी होगी? ये फिगर होगी बच्चों नेगेटिव फिगर। तो सबसे पहली जो फिगर है, ओडी एज पर पासबुक। और बच्चों क्योंकि ओडी है तो आपको पता है पहली फिगर जो है वो खुद ही नेगेटिव फिगर है। तो नेगेटिव फिगर को आपको बस इतना सा करना है कि आपको उसे ब्रैकेट में डाल देना है। तो 8800 चले गए मेरे पास नेगेटिव फिगर, और उसके बाद बाकी के जो नेगेटिव्स आएंगे वो इधर, और जो पॉजिटिव आएंगे वो थोड़े से गैप में। चलिए, अब सेकंड कहता है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक 5800 बट ओनली 2000 क्लियर टिल 31 मार्च। अब बीआरएस भी हमेशा लास्ट डेट पे बनती है बच्चों, तो 31 मार्च को मेरी बीआरएस बन रही है। तो अब ये कहता है कि बेटा 5800 के हमने चेक डाले थे जिसमें सिर्फ 2000 के क्लियर हुए, इसका मतलब 3800 के अभी तक क्लियर नहीं हुए। एक मिनट बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं, ये तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हम पहले करके आ रखे हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था। हाँ, ये तो देखो सारी की सारी एंट्रीज वही है, पागल बना रहा है हमें। वाह, देख रहे हो बच्चों, वही क्वेश्चन है ना, बस ये 4000 की जगह इसको 400 अमाउंट कर दिया है। बाकी तो आई थिंक फिगर में भी पहली फिगर उसमें बड़ी थी बाकी। चलो ठीक है, कर रहे हैं तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो पहला बोला बच्चों आपने चेक डिपॉजिट कर दिया, चेक डिपॉजिट करते हैं तो कहाँ एंट्री करते हैं? कैश बुक में। आपने कैश बुक को बढ़ा दिया, लेकिन क्या पासबुक बड़ी? आंसर इज नहीं। आप चेंज कहाँ कर सकते हैं? पासबुक में ही कर सकते हैं। तो पासबुक को आप 3800 से इंक्रीज कर दोगे। अभी कर देते हैं बच्चों इंक्रीज। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक, 3800 रुपीज से पॉजिटिव फिगर आ गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कहता है चेक इशूड, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। चेक इतने के इशूड करें, कहता है चेक 5800 स्टिल विद सप्लायर। 5800 के चेक अभी तक सप्लायर के पास है, इसका मतलब उसने उसके अगेंस्ट पेमेंट ली नहीं है। जब तक बैंक में प्रेजेंट नहीं करेगा तब तक पेमेंट तो होने नहीं वाली। तो फिर से देखिए, चेक इशूड अगर हम कर रहे हैं तो मैंने
इशू कर रहे हैं तो कैश बुक पहले ही कम कर ली होगी। बट क्या बैंक से पैसे कटे? आंसर इज नो। और आप चेंज कहाँ करना है आपको? पासबुक में। तो ठीक करने के लिए आप पासबुक को भी कम कर दोगे। ठीक है, तो नेगेटिव में चला जाएगा। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 5800। देख रहे हो इंस्टीट्यूट के पास जब क्वेश्चन नहीं होता तो एक क्वेश्चन को दो दो बार रिपीट करवा देता है। मैं नहीं करवा रहा इस क्वेश्चन को। बस एक फिगर चेंज है बच्चों, वो 400 का 4000 का 400 किया हुआ है, बस दिस इज द ओनली थिंग। ठीक है बच्चों, अब बाकी बीआरएस के क्वेश्चन आप ही ट्राई करना। कहीं अगर आपको लगता है कोई गड़बड़ हो रही है तो ऑलरेडी वहां बीआरएस की आपको वीडियो मिलेगी, आप उसमें से देख लेना। और कुछ खास इसमें है नहीं। और जो ये वाले क्वेश्चंस है बच्चों, जहां पे आपको पहले कुछ अकाउंट बनवा रहा है कि इतने की रिसिप्ट आई थी, इतने की पेमेंट आई थी, कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ बीआरएस वाली ट्रीटमेंट करनी है, बस उतना ही याद रखना। ले, ये तो खत्म हो गया। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस पे आते हैं बच्चों। ट्रायल बैलेंस भी अलग से करवाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जितने भी टोटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, सारे के सारे अकाउंट्स का जो नेट या क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो बस देखना होता है कि भाई ट्रायल बैलेंस क्योंकि हम बना रहे हैं, तो जितने भी हमारे डेबिट बैलेंसेस जाएंगे, तो डेबिट में सारे के सारे एसेट के पॉजिटिव बैलेंस जाएंगे, या एक्सपेंसेस के बैलेंस जाएंगे, या लॉसेस के बैलेंस जाएंगे, और जस्ट ऑपोजिट लाइबिलिटीज, इनकम एंड गेन। एंड जब बच्चों मैं कैपिटल की बात करता हूं, तो क्या कैपिटल भी लाइबिलिटी है? मेरा आपसे प्रश्न है बच्चों, क्या कैपिटल लाइबिलिटी है? यस और नो? अरे वाह, वेरी गुड। ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो इसीलिए मैं लाइबिलिटी कैपिटल, आपने देखा होगा अलग अलग जगह लिखते हैं, बट मेरे को पता है कि कैपिटल भी तो इंटरनल या ओनर्स लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स बिजनेस, सॉरी, बिजनेस की लाइबिलिटी है टुवर्ड्स हिज ओन इट्स ओनर। तो ये भी हमारे पास लाइबिलिटी ही कहलाई जाती है। तो ये इतना सा ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट है, ये आप देख लेना, और कुछ नहीं है इसमें। और आगे बढ़ते हैं। ये लो बच्चों, अब आ गया आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मैं आपको इसके बच्चों आज क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसका बेसिक दूंगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का। ठीक है, तो इसके लिए मैं 5 मिनट में दोबारा आपको बुलाऊंगा क्लास ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये मेरे को दूसरी वीडियो में रिकॉर्ड करना है। तो 5 मिनट में हम दोबारा मिलते हैं, ठीक है बेटा।